नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पुनर्जागरण हम पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने इटली के साहित्यकारों को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। साहित्य की कुछ बेसिक विशेषताएं देखी और इटली के प्रमुख साहित्यकारों में हमने दांते को पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम उनसे आगे का जो इतिहास है उसको पढ़ेंगे, यानी कि अन्य इटालियन साहित्यकारों को पढ़ेंगे और उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे, उनकी विशेषताओं को पढ़ेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग है, आप इसको अच्छे से पढ़ें और समझें। ठीक है, सारे सवाल आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। मैं किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरत रहा हूँ। कल क्लास नहीं आ पाई थी, कुछ व्यस्त था मेरे व्यक्तिगत कामों में, तो इसलिए क्लास नहीं आ पाई थी और अब रेगुलर क्लासें आएंगी। ठीक है, आप इसको बढ़िया से आप देखें, बढ़िया से लिखें और फिर उसको बार बार पढ़ें, फिर पिछले साल के पेपरों का अध्ययन करें और उसके बाद कोई टेस्ट दें तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग चाहोगे तो मैं विश्व इतिहास की जो अपनी ये जो सीरीज चला रखी है क्लासें ले रहा हूँ, अभी शुरुआत की है, तो अब जो मतलब प्रत्येक संडे को अपना एक टेस्ट भी ले लिया करेंगे, जिसमें पिछले जो 7 दिन में जो भी हमने पढ़ा है उसका एक टेस्ट हो जाया करेगा। ठीक है, यदि आप लोग सहमत हैं तो इस चीज़ को लेकर आप मेरे को मैसेज करना कि सर हाँ बिल्कुल ये अच्छा विचार है कि जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसका अपन एक टेस्ट ले लें हर संडे को, तो कैसा रहे। ठीक है, यदि आप इस प्रकार से करेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं उस टेस्ट में पिछले साल के पेपरों को भी देखूंगा और नए प्रश्न क्या बन सकते हैं उस टाइप के प्रश्न भी बनाऊंगा। तो हम अपन एक छोटा सा टेस्ट प्रत्येक संडे को ले लिया करेंगे ताकि वर्ल्ड हिस्ट्री का कोई सवाल आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आप मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कितने लोग ऐसे हैं जो इन क्लासों के साथ साथ टेस्ट देना चाहते हैं, तो फिर उस हिसाब से अपन आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। इटालियन साहित्य हम पढ़ रहे थे साहित्यकार इटालियन साहित्यकार पढ़ रहे थे। दांते को हम पूरा पढ़ चुके थे, है ना। दांते को हमने पढ़ लिया था और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पेट्रार्क को, है ना। पेट्रार्क को पढ़ेंगे जिनका जीवन काल 1304 से 1374 ईस्वी का माना जाता है। ठीक है, देखो कार्यकाल कहीं नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है क्रम पूछ लिया जाता है ना। सॉरी, जैसे 4 इतिहासकार देंगे और उनका क्रम पूछ लेंगे कि कौन सा पहले कौन सा बाद में हुआ था, तो ऐसी स्थिति में ये चीज़ हमको फायदेमंद साबित हो जाती है। ठीक है, बाकी इनका लिखने का इनका याद करने का कोई मतलब नहीं है, मैं खुद भी याद नहीं रखता हूँ, बस पढ़ के आप लोगों को पढ़ाना था तो फिर मैं देख के आया कि हाँ ये है टाइम पीरियड, तो जाके ये याद हुआ। वरना ऐसे नहीं है कि ये सारी ये इनकी जन्म तिथि मृत्यु तिथि भी हमको याद हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और मुझे क्या किसी को भी किसी भी टीचर को नहीं रहती, वो सब देख के ही आते हैं तभी पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं पेट्रार्क की। देखिए, पेट्रार्क को पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, जबकि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि दांते जो थे वो मध्ययुगीन विचारधारा के ही थे, वो आध्यात्मिकता को लिए हुए थे, लेकिन पेट्रार्क की जो विचारधारा थी वो पूर्णतः आधुनिक थी, पूर्णतः नवीनता लिए हुए इनके विचार थे। इस कारण से पेट्रार्क को आधुनिक पेट्रार्क को जो है पुनर्जागरण का पिता, मानववाद का पिता ये कहा गया, है ना। एगोन फ्रायल ने तो पेट्रार्क को प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, मतलब पेट्रार्क की ये विशेषताएं हैं। इसके अलावा पेट्रार्क ने प्राचीन जो यूनानी और रोमन साहित्य था उसके प्रति जो है रुचि दिखाई, न कि मध्यकाल के साहित्य के प्रति, जबकि दांते जो था मध्यकाल के साहित्य के प्रति रुचि रखता था। ठीक है, तो ये जो अंतर है ना दांते में और पेट्रार्क में, ये आप अंतर आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, दांते में पेट्रार्क में ये अंतर है। ठीक है, और इसके अलावा जो पेट्रार्क थे वो उसकी जो विषय वस्तु थी वो भी वो दांते की तरह धार्मिक विषय वस्तु नहीं थी, है ना। दांते की तरह धार्मिक विषय वस्तु नहीं थी। पेट्रार्क की साहित्य की जो विषय वस्तु थी वो मानव और प्रकृति का जो हर्ष और विषाद का जो विषय है वो पेट्रार्क ने अपने साहित्य का रखा था। ठीक है, यानी कि मानव और प्रकृति के बारे में जो हर्ष और विषाद होता है
उसका ही उल्लेख किया। मतलब खुशी, प्रसन्नता, दुख जो भी है उन सब का उल्लेख जो है पेट्रार्क ने किया था, किसी धर्म की व्याख्या नहीं की। मतलब पेट्रार्क का मानना ये था कि धर्म से लोग ऊब चुके थे, इतना धर्म लिखा गया था पहले, इसलिए अब लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए पेट्रार्क ने कुछ यूनिक लिखा। बहुत इन्होंने जो है पुरानी पांडुलिपियों की खोज की, अपना पूरा जीवन खपा दिया पुरानी पांडुलिपियों को खोजने और उनकी प्रतिलिपियां करने में, है ना। खासकर यूनान और रोमन साहित्य की प्रतिलिपियां इन्होंने खोजी। इसके अलावा इन्होंने जो है सिसरो और जो है सॉरी सिसरो है, और क्या नाम से वो एक बहुत बड़ी नाटककार हुए थे, होमर होमर है, सिसरो है ना, अरस्तु है, ऐसे लोगों के साथ इन्होंने एक काल्पनिक पत्राचार किया, क्योंकि वो लोग तो बहुत पहले हुए थे और ये हुए हैं बहुत बाद में, है ना। वो प्राचीन काल में हुए, ये मध्यकाल में हुए हैं, या इनको प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा है तो हम आधुनिक काल भी कह सकते हैं। तो काफ़ी लंबा गैप था, लेकिन विचारों से और उनके साथ एक काल्पनिक पत्राचार इन्होंने लिखा, है ना, किया। और उन पत्रों को फिर बाद में फेमिलियर लेटर्स के नाम से एक पुस्तक में भी जो है संपादित किया गया था ना। तो फेमिलियर लेटर्स जो पुस्तक है वो इन्हीं की, पेट्रार्क की है, जिसके अंदर पेट्रार्क के काल्पनिक पत्राचार जो हैं उसका उल्लेख किया गया है। और वो काल्पनिक पत्राचार किसके साथ किए गए थे? क्या नाम थे उनका, सिसरो है ना, अरस्तु है, और जो इलियड और ओडिसी का जो वो था होमर, लेखक होमर, उसके साथ इन्होंने जो है पत्राचार किया था, ठीक है, काल्पनिक पत्राचार किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि पेट्रार्क की कैसी विचारधारा थी, ठीक है। अब मैं एक एक इसके विचारों को मैं लिखता हूँ, फिर हम आगे की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सॉरी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखो पेट्रार्क की क्या क्या विशेषताएं हैं। पेट्रार्क को एक तो जो है मानववाद का जनक कहा जाता है, मानववाद का जनक कहा जाता है ना, कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहली बार, मैं लिखता हूं क्योंकि पहली बार मानवीय व्याख्या, पहली बार अपने साहित्य में मानवीय व्याख्या इन्होंने ही की। अपने साहित्य में मानवीय व्याख्या इन्होंने की थी, ठीक है। अपने साहित्य में पहली बार मानवीय व्याख्या इन्होंने की थी, यानी कि मानव को केंद्र में रखते हुए और उसके ऊपर इन्होंने लिखा था। उससे पहले दांते का नाम आता है, दांते ने भी लिखा था, लेकिन दांते ने कम लिखा। दांते की विषय वस्तु मध्यकाल की जो विषय वस्तु थी उसी पे थी, आध्यात्मिकता पे थी, है ना। लेकिन इनकी जो विषय वस्तु थी पूर्ण रूप से भौतिकवादी थी, ठीक है। तो हम इसमें और आगे लिखते हैं, हाँ, इनको पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है क्योंकि इनके विचार पूर्णतः नवीन थे, है ना, क्योंकि इनके विचार पूर्णतः नवीन थे, ठीक है, सॉरी, इनके विचार पूर्णतः नवीन थे। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूं, दांते के विचार मध्यकालीन आध्यात्मिकता लिए थे, आध्यात्मिकता लिए हुए थे, ठीक है। ये अंतर है दांते और पेट्रार्क में, है ना। मैंने यहाँ पे टेबल नहीं बनाई है, मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ठीक है। इस कारण से जो है पुनर्जागरण का पिता कहा है किसको? पेट्रार्क को, जबकि पुनर्जागरण का अग्रदूत दांते हुआ था। अग्रदूत क्यों? क्योंकि इन्होंने शुरुआत जरूर कर दी थी, है ना। मतलब कुछ साहित्य ऐसा, मतलब अपने साहित्य में
इन्होंने धर्म को और आध्यात्मिकता को टारगेट करते हुए, मतलब धर्म और आध्यात्मिकता को मोहरा बनाते हुए, और टारगेट मनुष्य को ही किया था वैसे, है ना। इस प्रकार की बात थी। आगे की मैं बात करूं तो इनको जो है प्रथम आधुनिक व्यक्ति एगोन फ्रायल ने, इनके विचार नए होने के कारण, है ना, एगोन फ्रायल ने इनको, यानी कि पेट्रार्क को प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा। ठीक है, एगोन फ्रायल ने पेट्रार्क को पेट्रार्क को प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा था। तो ये सारी चीजें थी। आखिर क्या क्या विशेषताएं थी इनकी, तो वैसे तो आपको ये जो मैंने कहा है ना कि पूर्णतः नवीन विचार थे, इसके आधार पर ही और पेट्रार्क के विचार समझ में आ जाने चाहिए। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा पेट्रार्क के विचार, है ना। पेट्रार्क के साहित्य की विशेषता हम लिख सकते हैं कि साहित्य की विशेषता, है ना, विशेषताएं, या पेट्रार्क के विचार हम लिख सकते हैं ना, पेट्रार्क के विचार, ये भी हम लिख सकते हैं। तो देखो, एक तो इसके विचारों में पूर्णतः नवीनता थी। कैसे? सॉरी, पहली बात, इन्होंने प्राचीन यूनानी व रोमन साहित्य का संग्रह किया। प्राचीन यूनानी व रोमन साहित्य था, उसका संग्रह किया, क्योंकि वो मानवतावाद को लिए हुए था, है ना। मानवतावाद को लिए हुए था। ये मानवीय जो मूल्य होते हैं ना, उसके लालित्य को यह प्रतिबिंबित करता था, यूनानी और रोमन साहित्य। ठीक है, इसलिए इन्होंने इसको जो है साहित्य का संग्रह किया, और मध्यकालीन साहित्य को नकारा, है ना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, साथ ही मध्यकालीन साहित्य को नकारा। ठीक है, मतलब मध्यकालीन जो साहित्य था उसके लिए इसके दिल में कोई जगह नहीं थी। यूनानी व रोमन साहित्य को इसने संग्रहित किया था, बहुत भटका था, जितनी भी पांडुलिपियां मिली उन सबको लिया और हाथों से लिख डाला, उसकी प्रतिलिपियां बनाई, क्योंकि उसका संरक्षण करना बहुत जरूरी था, है ना। और उस जमाने में आज की तरह ऐसे वो नहीं थे कि व्हाट्सएप नहीं था कि बोल के रिकॉर्ड कर दो पूरा टाइप हो गया, या कोई टाइपिस्ट उस समय ऐसे कोई नहीं थे कि टाइप करके मेल आईडी पे डाल दिया हमेशा मैटर पड़ा रहेगा, है ना। उस जमाने में ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी, तो हाथ से लिखना पड़ता था। बेचारे ने कितनी मेहनत की होगी, अपना पूरा जीवन खपा दिया इस इंसान को जगाने के लिए, है ना। और इंसान है कि अपनी स्वतंत्रता को वर्तमान में खुद बेच रहा है ना। खैर चलो, कभी बात करेंगे कि वर्तमान स्थिति में हमारा इतिहास कहाँ है, हम कहाँ हैं, और हमारे पूर्वज क्या करते थे। कभी मौका मिलेगा तो बात करेंगे, है ना। एक ये हो गया। दूसरा है कि इन्होंने मनुष्य व प्रकृति के हर्ष विषाद का वर्णन किया, है ना। आध्यात्मिकता का खंडन किया, ये ध्यान रखना, आध्यात्मिकता का खंडन किया। जबकि दांते जो था, दांते ने मध्यकालीन साहित्य किया, आध्यात्मिकता का उल्लेख किया था, है ना। जबकि ये दोनों विशेषताएं इसकी नहीं है ना, तो ये दांते की विशेषताएं हैं और ये किसकी हैं? पेट्रार्क की विशेषताएं हैं। ठीक है, ये मतलब यहाँ से आप एक रेखा खींच सकते हैं, ये दांते की, ये पेट्रार्क की, है ना। ऐसे चल रहा है मामला। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने, ये प्रमुख यही बात थी, है ना। इसके अलावा जो है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, वैसे वो लिख ही दिया है, 3 नंबर पे मैं लिख सकता हूँ कि इसके साहित्य की विषय वस्तु
मानव का वर्तमान जीवन था, है ना, मानव का वर्तमान जीवन था, है ना, मानव का वर्तमान जीवन था, या मैं कहूँ जीवन, या भौतिकवादिता था, है ना, भौतिकवादिता, भौतिक था, ठीक है। जबकि दांते का जो था, जबकि दांते की विषय वस्तु जो थी, विषय वस्तु धर्म विषयक थी, है ना, धर्म विषयक थी, आध्यात्मिकता ली हुई थी, है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जैसे 4 कथन देंगे और वहाँ पे पूछेंगे कि पेट्रार्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। ऐसी स्थिति में वहाँ पे एक लाइन आएगी कि पेट्रार्क ने दांते की भांति साहित्य लेखन किया। जिस प्रकार दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, तो उससे आगे पेट्रार्क को पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है ना। तो जो पहली मैंने लाइन बोली वो गलत लाइन थी, दांते की भांति नहीं किया था, ध्यान रखना, दांते से अलग हटके और पेट्रार्क ने अपना साहित्य लिखा था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बस मैं यही समझाने का प्रयास जो है इसमें कर रहा हूँ, ठीक है। इन विशेषताओं के आधार पर आप पेट्रार्क को बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। मानववाद का पिता, ये सब हमारी बात हो गई, है ना। मध्यकालीन आध्यात्मिक, मतलब ये एगोन फ्राइल ने प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा, पुनर्जागरण का पिता, मानववाद का जनक, ठीक है। ये सारी बात हमने कर ली है। कुछ पेट्रार्क के साहित्य की विशेषताएं, जो बेसिक विशेषताएं हैं, इनकी हर रचना में जो झलकती है बात, वो मैंने यहाँ पे कर ली है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि पेट्रार्क का साहित्य आखिर कौन कौन सा है, क्या क्या पुस्तकें इन्होंने लिखी, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने बात की, फेमिलियर्स लेटर्स इनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है, तो उसकी मैं बात करता हूँ। आप इसको उतारें और मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। आपने इसको उतार लिया होगा, और कैसा लगा ये पैटर्न आपको, और मतलब क्या आपने अब से पहले दांते के बारे में या पेट्रार्क के बारे में जितना मैंने पढ़ाया है उतना कहीं पढ़ा है या नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और विद्यार्थियों, इस क्लास को जितना हो सके उतना आप शेयर ज़रूर करें। दिन भर में आप व्हाट्सएप पे इधर उधर अपना स्टेटस वगैरह लगाते हैं, तो कभी कभार ऐसा मान लिया करें कि एक स्टेटस ये भी लगा दें, ताकि मुझे भी ऐसा लगेगा कि हाँ, आप लोगों के द्वारा और मुझे सपोर्ट किया जा रहा है। और स्टेटस तब लगे, तब मेरे कहे बिना स्टेटस लगे तो मुझे बेइंतहा खुशी होगी, है ना। जब अचानक से मैं आपके स्टेटस पे और इस क्लास को देखूं तो मुझे कितनी खुशी होगी, ये मतलब मैं बता नहीं सकता। तो आप इसको ज़रूर जो है अपने साथियों को बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइबर बढ़वाएं, अपने मित्रों के साथ उनको बताएं कि भाई वो चैनल है, सब्सक्राइब कर लें उनको। और यहाँ पे इतिहास विषय को समर्पित ये मंच है, मैं इधर उधर के वीडियो नहीं लाता हूँ, आप उठा के देख लीजिए। 400 के समथिंग वीडियोज़ अपने इस यूट्यूब चैनल पे हो चुके हैं, लेकिन आप 10 वीडियो भी ऐसे नहीं, 10 क्या, मैंने तो शायद एक भी वीडियो ऐसा नहीं बनाया है जो कट ऑफ बताता हो कि फला एग्जाम में ये कट ऑफ जाएगी या फला भर्ती आ गई उसका ये नोटिफिकेशन है। कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये न्यूज़ चैनल नहीं है, ये एकदम एजुकेशनल चैनल है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको इतिहास पढ़ाया जाता है, इतिहास की समग्र जो है समझ आपको प्रदान की जा रही है। और ये इतिहास के प्रत्येक पोर्शन को यहाँ पे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा आने वाले समय में, ठीक है। अब पेट्रार्क का साहित्य मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, है ना। पेट्रार्क का साहित्य है, ठीक है। इसमें प्रसिद्ध इनकी रचना है फेमिलियर लेटर्स, फेमिलियर लेटर्स, है ना। फेमिलियर लेटर्स इनकी प्रसिद्ध रचना है प्यारे साथियों। इसके बारे में जो है कहा यह जाता है कि ये एक काल्पनिक पत्राचार है ना। इसको सॉरी, इसको एपिस्टोले फेमिलियर भी बोला जाता है ना, ये भी ध्यान रखना, एपिस्टोले फेमिलियर भी बोला जाता है, एपिस्टोले फेमिलियर, फेमिलियर, ठीक है, ये भी बोला जाता है। इसमें क्या है, काल्पनिक पत्राचार है, मैंने बोल के आपको बताया था कि इसमें पेट्रार्क का
पेट्रार्क का होमर, सिसरो, अरस्तु आदि के साथ किया गया काल्पनिक पत्राचार है। ठीक है, आदि के साथ किया गया काल्पनिक पत्राचार है। ठीक है, आदि के साथ किया गया काल्पनिक पत्राचार है, मतलब ये होमर, सिसरो, अरस्तु इनसे बड़ा प्रभावित था। कौन? पेट्रार्क। और प्रभावित होने के एक ही वजह थी कि ये जो लोग थे, होमर है और सिसरो है, अरस्तु है, इन लोगों ने व्यक्ति को केंद्र में रखते हुए बातें की थी, न कि उस परमात्मा को, है ना। मतलब पारलौकिकता और जो है स्वर्ग नरक जैसी बातें, आत्मा परमात्मा जैसी बातें, मोक्ष मुक्ति पुनर्जन्म जैसी बातों पर ध्यान न देकर और वर्तमान जीवन को कैसे संवारा जाए, वर्तमान जीवन को कैसे सुखी और संपन्न बनाया जाए, उस विषय पर बात की थी इन लोगों ने। इसलिए पेट्रार्क इन लोगों से प्रभावित था और इनके ग्रंथों को संकलित करने में बड़ा प्रतिबद्ध था। लगातार इसने मेहनत की, कई इसने लाइब्रेरियां खोली थी उस जमाने में। सोचिए, हाथ से लिख लिख कर और दूसरे की पुस्तकों की कॉपी करना, प्रतिलिपि करना और फिर लाइब्रेरी सेट करना, अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल थी। आप एक किताब की नकल करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसी किताबें लिखी जाती हैं। और उस ज़माने में जब किताबें, यानी कि किताब भी कहाँ, पांडुलिपियाँ मिलती थी। इसको पांडुलिपि क्या होता है कि जैसे कोई भी पुस्तक आती है ना, पहले उसको राइटर लिखता है। जैसे हमने 3 पुस्तकें मेरी मार्केट में चल रही हैं, तो उन पुस्तकों में को लिखने से पहले हमने पहले पेन उठाया, कॉपी उठाई और जिस कॉपी में उसको लिखा, है ना, उस कॉपी को हम कहते हैं पांडुलिपि। ठीक है, उसके बाद हम उसको टाइपिंग कराने देते हैं ना, टाइपिंग करके आती है, फिर हम उसकी प्रूफ रीडिंग करते हैं, फिर उसको भी पांडुलिपि बोल सकते हैं प्रूफ रीडिंग वाले को, क्योंकि उसमें भी करेक्शन होता है बहुत कुछ, लेकिन वो सेकेंडरी हो गया। प्राथमिक पांडुलिपि तो वही है जो हमने हमारे पेन से पूरा मैटर लिखा है ना। तो वो हाथ से लिखा जाता था उस जमाने में, उसी को पांडुलिपियाँ ही होती थी। और उसकी फोटोकॉपी करने के लिए यानी कि बहुत सारी कॉपियाँ करने के लिए हाथ से ही लिखा जाता था, प्रिंटिंग प्रेस थी नहीं। तो फिर इसने हाथ से लिख कर और उसकी बहुत सारी प्रतिलिपियाँ बनाई और अपनी लाइब्रेरी में रखता गया। ऐसे ऐसे करते करते इसने कई लाइब्रेरियाँ खोली थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी जो मानव को जागृत करने की जो इच्छा थी वो किस लेवल की होगी, कितना मतलब पूरा जीवन खपा दिया। देखो, किसी भी व्यक्ति को प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा जाना, मानववाद का जनक कहा जाना, पुनर्जागरण का जनक कहा जाना आसान बात नहीं है। ये हम पढ़ जरूर लेते हैं, 1 मिनट में हम तीनों उपाधियों को उनको पढ़ लेते हैं, लेकिन बंदे की पूरी जिंदगी इसी में चली गई, तब जाके इनको ये उपाधियां मिल पाई, है ना। और हम बड़े आसानी से इनको पढ़ रहे हैं, तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए, ये फेमिलियर लेटर्स एक अच्छी रचना हो गई। ये कई बार पूछा जाता है, इसको एपिस्टोले फेमिलियर भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। एक पर्शियन लेटर्स जो रचना है ना, वो मॉन्टेस्क्यू की है, ध्यान रखना। पर्शियन लेटर्स है ना, आप नोट डाल के लिख सकते हो, नोट डालकर। ये है फेमिलियर लेटर्स, तो है पेट्रार्क की, है ना। इसको एपिस्टोले फेमिलियर भी बोलते हैं। जबकि एक पर्शियन लेटर्स एक रचना और है, पर्शियन लेटर्स, है ना। पर्शियन लेटर्स जो है वो किसकी है? मॉन्टेस्क्यू की है ना। मॉन्टेस्क्यू, सॉरी, मॉन्टेस्क्यू की ये रचना है, ध्यान रखना। पर्शियन लेटर्स, है ना। सॉरी, अब दूसरी मैं रचना की बात करूं, हाँ, पेट्रार्क की दूसरी रचना, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सोनेट्स टू लोरा, सोनेट्स टू लोरा। ठीक है, सोनेट्स टू लोरा जो है ये प्रेम गीतों का संग्रह है। जैसे दांते ने जो बिएट्रिस नामक महिला पर वियतनाव नामक जो रचना लिखी थी, उसमें भी प्रेम गीत थे। और बिएट्रिस का जो रूप सौंदर्य था उसको उसमें लिखा गया था। ऐसे ही सोनेट्स टू लोरा में लोरा के लिए जो सोनेट्स लिखे, जो एक बड़ी कविता लिखी पेट्रार्क ने,
उसका वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है, लोरा एक महिला थी जिसको देखकर और पेट्रार्क को उनसे प्रेम हो गया था, और पेट्रार्क का जो प्रेम था वो भौतिकवादी प्रेम था, है ना, जो आज के लोगों का जो प्रेम होता है उस टाइप का था। खैर ये बात तो मेरी गलत है कि आज के लोग आध्यात्मिक प्रेम नहीं जानते हैं, लेकिन कम भौतिकवादिता वाला ज़्यादा है। तो वही प्रेम था पेट्रार्क का लोरा के साथ। लेकिन जो दांते का जो प्रेम था बिएट्रिस के साथ वो आध्यात्मिक प्रेम था, है ना, मतलब किसी आध्यात्मिक प्रेम का मतलब ये होता है कि उसकी आत्मा से प्रेम करना, उसके इमोशन से, उसके विचारों से प्रेम करना, न कि उसके शरीर से, है ना, न कि उसके जिस्म से। और जो भौतिकवादिता वाला प्रेम जो होता है वो अधिकतर जिस्म से किया जाता है, और मतलब विचारों से, इनसे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो उस प्रकार का प्रेम पेट्रार्क का लोरा के साथ था। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे ये प्रेम गीतों का संग्रह है ना, प्रेम गीतों का संग्रह। ठीक है, प्रेम गीतों का संग्रह है। इसमें जो है सॉरी, भौतिकवादी प्रेम, भौतिकवादी प्रेम मिलता है इसमें ना, पेट्रार्क का भौतिकवादी प्रेम मिलता है। ये है सोनेट्स टू लोरा। ठीक है, इसके अलावा पेट्रार्क की जो और रचनाएं हैं, जिसमें एक बड़ी प्रसिद्ध रचना इनकी है अफ्रीका गीत नाम से इन्होंने लिखा था, अफ्रीका गीत। ठीक है, अफ्रीका गीत में इन्होंने एक जनरल, रोमन जनरल था, ठीक है, स्किपियो अफ्रीकानस, उसकी उपलब्धियों को इसने लिखा है ना, इसकी जो उपलब्धियां थी उसको लिखा है। और लैटिन भाषा का महाकाव्य माना जाता है अफ्रीका गीत को। तीसरे नंबर पे मैं लिखूंगा अफ्रीका गीत। ठीक है, अफ्रीका गीत, तो ये लैटिन भाषा का महाकाव्य है, पहली चीज, है ना। क्या है? लैटिन भाषा का महाकाव्य है। ठीक है, लैटिन भाषा का महाकाव्य है। और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है इसके बारे में कि एक रोमन जनरल थे सॉरी, रोमन जनरल स्किपियो अफ्रीकानस, है ना, स्किपियो स्किपियो अफ्रीकानस की कहानी की उपलब्धियों का उल्लेख है ना, कि उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, एपिक्यू अफ्रीकानस की उपलब्धियों का उल्लेख किसने किया है? पेट्रार्क ने किया है। देखो, एक अकेले मानव पे और पूरी रचना लिखी है इन्होंने। ठीक है, ऐसा भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अंत में अंत में क्या, मैं एक चौथा जो ग्रंथ है वो लिखूंगा, लाइव्स ऑफ इलिट्रियस मैन, है ना, लाइव्स ऑफ इलिस्ट्रियस मैन, लाइव्स ऑफ इलिट्रियस मैन भी इन्होंने लिखा था। ठीक है, लाइव्स ऑफ इलिस्ट्रियस मैन। ठीक है, यह रचना भी इनकी बड़ी शानदार रचना मानी जाती है। और इसमें इन्होंने 31 महान व्यक्तियों के बारे में लिखा है। ठीक है, 31 महान व्यक्तियों के बारे में लिखा है। और इसको डे विरिला इलिट्रियस भी कहा जाता है, लैटिन में ना, डे विरिला इलिट्रियस भी कहा जाता है। 31 महान व्यक्तियों के बारे में इन्होंने जो है उल्लेख किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि 31 महान व्यक्तियों का उल्लेख किया है। ठीक है, 31 महान व्यक्तियों का उल्लेख किया है। और इसको जो है लैटिन में सॉरी क्या कहा जाता है? डी विरिला इलिट्रियस,
इलिस्ट्रियस लैटिन में कहा जाता है ना। कई बार क्या पता ये नाम न देकर ये नाम दे दें, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना, इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये इनकी प्रमुख प्रमुख रचनाएं थी विद्यार्थियों, जो आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। इसके अलावा भी जो है इनकी कई रचनाएं हमको मिल जाती हैं, ठीक है। कई ऐसी जो रचनाएं हैं जिसमें सेनाइल लेटर्स भी एक इनकी रचना है, सेनाइल लेटर्स है ना। सेनाइल लेटर्स में क्या है कि इन्होंने अपनी जो वृद्धावस्था के जो विचार थे वो इन्होंने डाले थे ना, सेनाइल लेटर्स में, ठीक है। इसके अलावा और भी कई रचनाएं मिलती हैं इनकी। एक ट्रायम्फी नाम से मिलती है ना, ट्रायम्फी मिलती है। और जो है सेक्रेटम भी एक रचना मिलती है, सेक्रेटम है ना, ट्रायम्फी सेक्रेटम, इस प्रकार से इनकी जो है कई रचनाएं हमको मिल जाती हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इनको लिख देता हूं, सेनाइल सेनाइल लेटर्स, और एक मिलती है ट्रायम्फी, है ना। 4 हो गई। 5वें नंबर पे मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा विद्यार्थियों, सेनाइल लेटर्स। सेनाइल लेटर्स जो है ना इनकी रचना, ये इनके वृद्धावस्था के विचारों पर है ना, वृद्धावस्था के विचार इसमें मिलते हैं, ठीक है। और ट्रायम्फी है ना। इसके अलावा एक सेक्रेटम सेक्रेटम है ना। एपिस्टोला डेरेला भी है ना, एपिस्टोला डेरेसा, या जो है डेरेला मिलता है, डेसेरोटा, इस प्रकार से नाम है ना, एपिस्टोला डेसेरोटा, एपिस्टोला एपिस्टोला डेसेरोटा, है ना, एपिस्टोला डेसेरोटा भी ठीक है, ठीक है। तो इन नामों को आप ध्यान रखना, क्या पता किस प्रकार से जो है पूछ ले, ठीक है। कोई सी भी रचना पूछी जा सकती है। ये 4 बड़ी महत्वपूर्ण है, ये 4 थोड़ी सी कम हो जाती है इनकी पूछने की क्षमता, लेकिन यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। सोनेट्स टू लोरा और फेमिलियर लेटर्स तो बहुत बार पूछे गए हैं, ये दोनों भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। पेट्रार्क के बारे में इतना खूब है, ठीक है, इतना आप पढ़ लोगे तो आपका काम बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आगे के जो साहित्यकार हैं, जो इटालियन साहित्यकार हैं, उनकी मैं बात करता हूँ। अभी बोकासियो का नाम आएगा, जिसको सॉरी पुनर्जागरण का पूर्ण प्रतिनिधित्व करने वाला विद्वान बोकासियो को माना जाता है। इसके अलावा बोकासियो को इटालियन गद्य का जनक कहा जाता है। इसके अलावा बोकासियो जो थे वो पेट्रार्क के ही शिष्य थे, यह भी बात मानी जाती है, ठीक है। और बोकासियो की जो रचनाएं हैं, डेकामेरॉन बड़ी फेमस रचना है, जीनियोलॉजी ऑफ गॉड्स, है ना, फियामेंट, ऐसी रचनाएं जो है बोकासियो की हमको मिलती हैं, ठीक है। और सॉरी इलियड और ओडिसी का भी उसने अनुवाद किया था। तो बोकासियो की काफ़ी अच्छी रचनाएं हमको मिलती हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे की बात करते हैं, आप इसको उतारें और मैं जो है बोकासियो के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए पेट्रार्क हमारे हो गए हैं। 2 साहित्यकार अभी तक हमने पढ़े हैं इटालियन साहित्यकार में। तीसरे साहित्यकार बोकासियो को पढ़ते हैं, और बोकासियो, दाते और पेट्रार्क, इन तीनों को इटालियन त्रिरत्न कहा जाता है। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्या कहा जाता है? इटालियन त्रिरत्न। तो मैं जो है बोकासियो की बात करता हूं, ठीक है। तीसरे नंबर का जो साहित्यकार है वो है हमारे बोकासियो, ठीक है। बोकासियो की बात करेंगे तो प्यारे साथियों सॉरी बोकासियो जो थे, इनके बारे में जैसे मैंने बोल के बताया अभी, क्या क्या है इनके बारे में देखो। एक तो इटालियन साहित्य के त्रिरत्न में शामिल, है ना। और इटालियन साहित्य के त्रिरत्न कौन कौन है, इसमें मैं लिखना चाहूंगा दांते, नंबर 2 पे हम लिखेंगे पेट्रार्क, है ना, और
तीसरे नंबर पे हम लिखेंगे बोकासियो। ठीक है, बोकासियो। तो ये तीनों साहित्यकारों को हम क्या कहते हैं, इटालियन साहित्यकार, इटालियन साहित्य के त्रिरत्न के रूप में जानते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, बोकासियो जो थे ये पेट्रार्क के शिष्य थे, है ना, ये पेट्रार्क के शिष्य थे। ठीक है, ये क्या थे, पेट्रार्क के शिष्य थे। दूसरी चीज। तीसरी चीज, पुनर्जागरण का पूर्ण प्रतिनिधित्व इनके द्वारा किया गया। ठीक है, इनके द्वारा किया गया। ठीक है, तो पुनर्जागरण का पूर्ण प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान थे, एक बात यह भी ध्यान रखना। और चौथी बात, इटालियन गद्य का का पिता, इटालियन गद्य का पिता भी इनको कहा जाता है, बोकासियो को। ठीक है, इटालियन गद्य का पिता कहा जाता है। तो ये सारी जो बातें हैं वो बोकासियो के बारे में है, ये आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो काफ़ी शानदार इनकी विशेषताएं रही हैं। अब मैं इनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में बात करता हूँ। इन्होंने जो सॉरी प्रसिद्ध जो इनकी रचना मानी जाती है वो डेकामेरोन मानी जाती है ना, डेकामेरोन, जिसमें इन्होंने जो है हास्यरस प्रधान 100 कहानियों का वर्णन किया है। ठीक है, हास्यरस प्रधान 100 कहानियों का वर्णन किया है, जिसमें इटालियन जो संभ्रांत और संपन्न जो समाज था उसके नैतिक जो बुराइयां थी उसका जबरदस्त तरीके से वर्णन इसमें किया है। ठीक है, इसलिए यह एक बड़ी अच्छी रचना मानी जाती है। ठीक है, और इसमें जो है यूरोप में जो एक ब्लैक डेथ नामक एक बीमारी फैली थी, है ना, करीब 1348 से 1351 के बीच में, तो उस बीमारी का भी उल्लेख इन्होंने इसमें किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो इसकी प्रमुख रचनाएं, है ना, प्रमुख रचनाओं में एक नंबर पे आ जाएगी डेकामेरोन। ठीक है, डेकामेरोन। ठीक है, डेकामेरोन में क्या लिखा है इन्होंने, हास्य रस प्रधान 100 कहानियों के माध्यम से, हास्य रस प्रधान 100 कहानियों के माध्यम से इटली के संभ्रांत व संपन्न समाज की नैतिक बुराइयों का उल्लेख किया है। नैतिक बुराइयों का उल्लेख किया है। ठीक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये उल्लेख, है ना, उस जमाने में और इतने संपन्न समाज का, इतने संभ्रांत समाज का, और इस प्रकार से जो है नैतिक उसकी बुराइयों का उल्लेख करना बड़ा चेतावनी भरा था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने किया, है ना। और इसमें उस समय जो 1348 से 1351 ईस्वी के मध्य फैली, यूरोप में फैली थी, है ना, यूरोप में के मध्य फैली ब्लैक डेथ, है ना, ब्लैक डेथ नामक बीमारी का उल्लेख किया। ठीक है, ब्लैक डेथ नामक बीमारी का उल्लेख किया था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ब्लैक डेथ नामक बीमारी का उल्लेख इन्होंने इस पुस्तक में किया था, जो कि 1348 से 1351 के बीच में फैली थी, यानी कि 14वीं शताब्दी के मध्य में फैली थी, है ना। मैंने एक प्रश्न ये देखा था कि उसमें ये लिखा था कि डेकामेरोन में और बोकासियो ने 15वीं शताब्दी में फैली
ब्लैक डेथ बीमारी का उल्लेख किया है, तो बात गलत हो गई। क्यों? क्योंकि 15वीं शताब्दी लिख दिया, 14वीं शताब्दी की बात थी, 14वीं शताब्दी के मध्य की बात थी, और उसमें लिख दिया था 15वीं शताब्दी। देखो इतना माइनर प्रश्न किया जाता है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डेकामेरोन में बोकाचियो ने 14वीं शताब्दी के आरंभ में फैली ब्लैक डेथ बीमारी का उल्लेख किया है, तो गलत हो जाएगा। 14वीं शताब्दी के अंत में फैली ब्लैक डेथ बीमारी का उल्लेख किया है, तो गलत हो जाएगा। 14वीं शताब्दी के मध्य में फैली थी, बिल्कुल देखो 48 से 51, है ना, मध्य है 14वीं शताब्दी का, है ना। और इसमें मानवता व दया की शिक्षा लोगों को दी है ना। तो ये हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे कि इसमें मानवता व दया की शिक्षा दी गई है ना। इसमें मानवता व दया की शिक्षा जो है सॉरी बोकाचियो के द्वारा दी गई है। तो ये बोकाचियो की बहुत प्रसिद्ध रचना थी डेकामेरोन, है ना। इसके बारे में आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है, सवाल पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा गया है ना। क्या पूछा था मैंने आपको ये भी बताया है, ठीक है। अब अगली जो रचना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो वो जीनियोलॉजी ऑफ गॉड है ना, भगवान की वंशावली लिखी। वैसे इसमें इन्होंने ऐसा नहीं है कि कोई पारलौकिक बात लिखी है ना, शब्दावली से तो ऐसा लग रहा है कि पारलौकिक बात हो, लेकिन इसमें इन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि ज्ञान जो है वो मनुष्य को किस प्रकार से तर्क और बुद्धिमान बनाता है ना, तर्कपूर्ण और बुद्धिमान बनाता है, ठीक है। तो ये बात ही हम इसमें लिखने वाले हैं। दूसरी जो इनकी रचना है, दूसरी रचना जीनियोलॉजी ऑफ गॉड, है ना, जीनियोलॉजी ऑफ गॉड, है ना, भगवान की वंशावली, भगवान की वंशावली। तो इसमें इन्होंने जो है बताने का प्रयास किया था, क्या बताने का प्रयास किया था कि ज्ञान मनुष्य को कैसे सॉरी नैतिक, गुणवान व बुद्धिमान बनाता है, वे बुद्धिमान बनाता है, इसका उल्लेख किया, इसका उल्लेख किया, ठीक है। ये बात हमको यहाँ पे मिल जाती है कि ज्ञान जो है वो मनुष्य को किस प्रकार नैतिक बनाता है, गुणवान बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, वो सारी बातों का उल्लेख इस पुस्तक के माध्यम से किया, और सॉरी इस पुस्तक के माध्यम से यह संदेश इंसान को दिया, ठीक है। इसके अलावा इनका जो काम था, एक इन्होंने फियामेंट लिखा, फियामेंट है ना, फियामेंट, ठीक है, इसको लिखा। और एक चौथे नंबर पे मैं लिख सकता हूँ होमर, जो मैं अभी बात कर रहा था, जिसके बारे में पेट्रार्क बड़ा ही उसका दीवाना था। तो होमर की दो ग्रंथ हैं, इलियड व ओडिसी, है ना। तो हिलियड कृत इलियड व ओडिसी का अनुवाद किया था इसने, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ होमर कृत इलियड व ओडिसी, ये दो अलग अलग रचनाएं हैं ना, ओडिसी, ठीक है, इलियड व ओडिसी का अनुवाद किया, ठीक है, होमरकृत इलियड व ओडिसी का अनुवाद किया। तो सॉरी यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये तीन साहित्यकार हो गए। बोकाचियो पढ़ा हमने पहले, सबसे पहले दांते पढ़ा, फिर पेट्रार्क, और अब पढ़ लिया बोकाचियो, ठीक है। ये तीनों साहित्यकारों को आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है। अब हम आगे की बात करते हैं, आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार हैं इटली के, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ। आपको बढ़िया सी चीज़ें समझ में आ रही होगी, बेहतरीन कंटेंट आपको मिल रहा होगा, और मैं वादा करता हूँ आपसे कि वादा क्या, दावा करता हूँ कि ऐसा कंटेंट यूट्यूब पे आपको कहीं भी उपलब्ध नहीं होगा, ठीक है। क्लासें तो बहुत मिल जाएंगी, लेकिन 4 घंटे में, 5 घंटे में, 6 घंटे में
8 घंटे में पूरा विश्व इतिहास उन्होंने करवा रखा है, और मेरे से 8 घंटे में तो पुनर्जागरण पूरा नहीं हो। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 8 घंटे में कैसे भी मेरे से पुनर्जागरण पूरा नहीं होगा। और आप उठा के देखेंगे ना यूट्यूब तो 2-2 घंटे में पुनर्जागरण और धर्म सुधार दोनों ही पूरा करवा रखा है ना। ऐसी ऐसी क्लासें मिलेंगी यूट्यूब पे, और उस पर लाखों की संख्या में व्यूज़ मिलेंगे। यानी कि विद्यार्थियों को बस गुमराह किया जाता है, भटकवा दिया जाता है, और विद्यार्थी भी उनके ग्राहक बन जाते हैं, उनके जो है मतलब रेवेन्यू जनरेट करने में उनकी बड़ी मदद करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम फ्री में देते हैं ना कंटेंट, उसमें भी लोग नहीं जुड़ते। मैं दावा करता हूँ कि ऐसा कंटेंट ना आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। आप उठा के देखना, यूट्यूब तो क्या, ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी कोचिंग में जाओगे ना आप, तो वहाँ पर भी इतना कंटेंट मिलना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, खैर चलिए जो भी है, मैं चौथे विद्वान का नाम यहाँ पे लेता हूँ, तो वो हमारे आ जाएंगे मैकियावली। मैकियावेली है ना, या मैकियावली भी इनका नाम मिल जाता है। सॉरी, ये भी इटली के थे। तो देखो इनको क्या क्या कहा जाता है। एक तो आधुनिक चाणक्य इनको कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? आधुनिक चाणक्य। ठीक है, आधुनिक चाणक्य इनको कहा जाता है। पहली, फिशर ने इनको सत्ता की राजनीति का कलाकार कहा। फिशर ने इनको क्या कहा? सत्ता की राजनीति का कलाकार कहा था, है ना। सत्ता की राजनीति का कलाकार इनको कहा था मैकियावेली को। ठीक है, और मैकियावेली पुनर्जागरण काल के प्रथम विद्वान थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से और धर्मनिरपेक्षीकरण की बात की थी, धर्मनिरपेक्षीकरण की वकालत की थी। ठीक है सॉरी, जो बड़ी उपलब्धि थी ये मैकियावेली की, कि पहले पुनर्जागरण कालीन लेखक या विद्वान या विचारक, है ना, विद्वान या विचारक जिन्होंने धर्मनिरपेक्षीकरण की वकालत की, धर्म निरपेक्षीकरण की प्रत्यक्ष वकालत की। ठीक है, प्रत्यक्ष वकालत की, यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। सॉरी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और मैकियावेली राजनीति पे इन्होंने खूब लिखा, जम के लिखा राजनीति पे, है ना। इसीलिए तो इनको आधुनिक चाणक्य कहा जाता है, क्योंकि चाणक्य ने राजनीति के ऊपर एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा था। आप बताएंगे उस ग्रंथ का क्या नाम है और चाणक्य कब हुए थे? इससे आसान कोई प्रश्न शायद हो नहीं सकता। मैं देखता हूँ कि कितने लोग कमेंट करते हैं इस प्रश्न पे। ठीक है, और कमेंट करना ही है। जो भी लोग देख रहे हैं ना, जरूर कमेंट करना। ठीक है, मैं आप चाहे कभी भी कमेंट करें, मैं जरूर उसका रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, इसलिए आपको कमेंट करना है। मैकियावेली का साहित्य की मैं बात कर लेता हूँ, है ना। मैकियावेली का साहित्य, महान रचना इनकी द प्रिंस। ठीक है, राजनीति संबंधित रचना है, राजनीति संबंधित रचना। ठीक है, राजनीति संबंधित रचना है, बड़ी महत्वपूर्ण रचना है द प्रिंस, है ना। नंबर 2 पे आती है इनकी आर्ट ऑफ वार। ठीक है, आर्ट ऑफ वार। ठीक है, इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, है ना। हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस है। एक नंबर 4 पे मांद्रागोला है ना, मांद्रागोला। ठीक है, मांद्रागोला है। और एक रचना और मिलती है, डिस्कोर्सेस ऑन लिविंग, है ना। डिस्कोर्सेस ऑन लीवी। ठीक है, तो ये कुछ मैकियावेली की प्रमुख रचनाएं हैं। इनके बारे में, जैसा कि इसमें देखो हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस है, तो फ्लोरेंस का ही मामला है। लिवियस टाइटस के बारे में ये बात इसमें लिखा गया है, लिवियस टाइटस के बारे में। ठीक है,
और द प्रिंस तो है ये राजनीति के ऊपर, ठीक है। इसी द प्रिंस के कारण ही मैकियावेली को जाना जाता है, ये मान के चलना। सबसे बड़ी रचना है, प्रसिद्ध रचना है, राजनीति संबंधित रचना है, ठीक है। ये सब कुछ मैकियावेली के बारे में हो गया, ठीक है। 4 साहित्यकार हो गए। इसके अलावा और भी हमको कई साहित्यकारों के नाम मिलते हैं, है ना, जैसे ब्रूनी है, ब्राचिलियो है, ठीक है, और भी कई नाम मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, 4 हो गए। 5वें नंबर पे मैं बात करता हूँ ब्रूनी की। तो विद्यार्थियों, ब्रूनी ने जो रचना की थी वो 2 रचनाएं इनकी बड़ी प्रसिद्ध मानी जाती हैं। एक है फ्लोरेंस की प्रशस्ति, ठीक है। फ्लोरेंस की प्रशस्ति को हम बोलते हैं फ्लोरेंस की प्रशस्ति को पेनिजिरिक ऑफ फ्लोरेंस बोला जाता है, ठीक है। पेनिजिरिस ऑफ फ्लोरेंस जो है वो बोला जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पेनिजिरिस ऑफ फ्लोरेंस, ठीक है। पेनिजिरिस ऑफ फ्लोरेंस है ना, यानी कि फ्लोरेंस की प्रशस्ति, फ्लोरेंस की प्रशस्ति, ठीक है। फ्लोरेंस की प्रशस्ति, एक तो ये रचना थी ब्रूनी की, ठीक है। एक रचना तो ब्रूनी की ये हो गई। दूसरी रचना जो ब्रूनी की थी वो थी ऑन स्टडी एंड लेटर्स, है ना, ऑन स्टडी एंड लेटर्स, यानी कि अध्ययन तथा पत्र, है ना, ऑन स्टडी एंड लेटर्स, ठीक है, ऑन स्टडी एंड लेटर्स, है ना, ऑन स्टडी एंड लेटर्स, यानी कि अध्ययन तथा पत्र, ठीक है, अध्ययन तथा पत्र। तो ये ब्रूनी की रचनाएं हो गई, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती हैं। हिंदी अंग्रेजी दोनों वर्जन मैंने लिखे हैं, क्या पता किस लैंग्वेज का इस्तेमाल आपके एग्जाम में किया जाए, ठीक है। तो ये हमारे 6 हो गए, सॉरी 5 विद्वानों को हमने पढ़ा। 6ठे नंबर पे मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा ब्राचियोलिनी, ठीक है, ब्राचियोलिनी, ठीक है। ब्राचियोलिनी जो है इनको हम पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, ब्राचियोलिनी ने भी जो है ऑन अवेरिस और ऑन नोबिलिटी 2 पुस्तकें लिखी थी, है ना। ऑन अवेरिस यानी कि लालच, और ऑन नोबिलिटी यानी अमीर वर्ग, है ना। तो ये 2 रचनाएं इनकी बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, ब्लैक कलर से लिख देता हूँ, सॉरी, ऑन अवेरिस यानी कि लालच, है ना, ऑन अवेरिस, है ना, और एक है ऑन नोबिलिटी, है ना, अमीर वर्ग। तो ये 2 रचनाएं इनकी भी बड़ी प्रसिद्ध हैं ब्राचियोलिनी की, ठीक है। तो ये ब्राचियोलिनी हो गए, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देखो, इन छोटे साहित्यकारों के ऊपर, छोटे तो खैर क्या ही है, फेमस नहीं है, लेकिन इनकी रचनाएं जब पूछी जाती है ना, एक आधा सवाल ऐसे पूछ लिया जाता है तो हालत खराब हो जाती है वहाँ पे लोगों की। इन रचनाओं के बारे में लोगों को पता ही नहीं है ना। तो इनको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना। इसके अलावा एक आधा नाम और मिलते हैं जिनके नाम मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। जैसे जो है 7वें नंबर पे आप लिख सकते हो, लोरेंजो वाला है, लोरेंजो वाला, ये जो था लोरेंजो वाला को ऐतिहासिक आलोचना का जनक माना जाता है, ये ध्यान रखना, ऐतिहासिक आलोचना का जनक, है ना, ऐतिहासिक आलोचना का जनक जो है लोरेंजो वाला को माना जाता है। इसके अलावा 8वें नंबर पे मैं एक अल्बर्टी का नाम और जो है आपको लिख दे रहा हूँ। अल्बर्टी के बारे में भी आपको जो है गूगल पे सर्च मार के और देखना। अल्बर्टी के बारे में 1-2 चीज़ें हैं लेकिन मेरे भी जहन में नहीं है। अल्बर्टी के बारे में और आगे हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये 8 प्रमुख विद्वान ऐसे हैं जिनको आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है। इटालियन साहित्यकार में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे और यहाँ से आगे का, यानी कि जो अंग्रेजी साहित्य है और फ्रांस का साहित्य या अन्य साहित्य है, साहित्य वाला अगली क्लास में पूरा हो जाएगा, ठीक है।
तो आप बने रहिए, बढ़िया तरीके से पढ़िए, जम के इसको शेयर कीजिए, ऑनलाइन मोड पे क्लास देखिए, डाउनलोड करके मत देखना। और हाँ विद्यार्थियों, एक और रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा, मेरी क्लास जब डलती है यूट्यूब पे तत्काल उसी समय आप देखें, तो यूट्यूब क्या है उसको अधिक रिकमेंडेशन पे देगी। तो आप लोगों को शेयर करने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी जितना कि यूट्यूब खुद शेयर कर देगी, क्योंकि यूट्यूब के पास विशाल क्षेत्र है ना, पूरा वर्ल्ड यूट्यूब के पास है। तो यूट्यूब से अपन काम करवाना चाहें तो हम सब मिलकर करवा सकते हैं। यदि आप 8-10 लोग भी ऐसे हो जाएं जो मेरी क्लास डलते ही तुरंत ऑनलाइन मोड पे उसको देख लें, और मान के चलिए कि 10, 12, 15 घंटे का वॉच टाइम यदि एक वीडियो आने वाले यानी कि वीडियो डलते ही 1 घंटे के अंदर हो जाए, तो यूट्यूब आगे उसको स्वयं जो है रिकमेंड पे दे देती है। और यूट्यूब का रिकमेंडेशन इतना खतरनाक जाता है कि कई बार एक ही वीडियो जो है कई हज़ार घंटे का वॉच टाइम दे जाता है। ठीक है, तो आप मेरा उसमें सहयोग करें और वीडियो जैसे ही डले उसी समय देखें और पूरा देखें, बिना काटे देखें। ठीक है, और देखो स्पीड बढ़ाकर देखने से तो आपको फ़ायदा भी कम होगा, क्योंकि जो मैटर मैं ये 2 घंटे 2.5 घंटे में तैयार करता हूँ, उस मैटर को आप कैसे है जो 30-40 मिनट में पूरा कर लोगे, जिसको मैं बोलने में भी बोलकर मैं लिखता हूँ पढ़ाता हूँ 1 घंटे में जो क्लास पूरी हो पाती है, उसको आप 40-45 मिनट में कैसे कवर कर लोगे? नहीं कर सकते, नुकसान होगा बढ़ा कर देखोगे तो। ठीक है, बाकी धन्यवाद और अगली क्लास में पढ़ेंगे।